नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत गंभीर और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में है। प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, निबंध में भी आता है। कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है आपका क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म, यानी कि जो रीजन होते हैं उनका वाद। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, तो अगर हम इन इंडिया बात करें, ठीक, इन इंडिया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अगर हम भारत के भीतर बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रवाद होता है। क्षेत्रीय आधारों पर ही आपके कॉन्टिनेंट्स भी बटे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पर आपको क्षेत्रवाद मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से। लेकिन भारत में क्षेत्रवाद कुछ थोड़ा सा गंभीर विषय है, थोड़ा निगेटिव जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रीयता की जो भावना है थोड़ा सा नकारात्मक रूप में अपना प्रभाव फिलहाल डाल रही है। 100% बुराई ही नहीं कह सकते हैं, बहुत सी पॉजिटिव बातें भी यहाँ पर हैं, लेकिन जैसा प्रभाव दिखने में आता है वैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो आखिर ये क्षेत्रवाद है क्या? तो क्षेत्रवाद के लिए जब हम बात करते हैं तो क्षेत्र विशेष में, ठीक है, कोई क्षेत्र विशेष है, उसका विशेष होने का जो कारण है, ठीक है, अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष, उसका जो विशेष होने का कारण है वो भौगोलिक भी हो सकता है, भाषाई भी हो सकता है, ठीक है, सांस्कृतिक भी हो जा सकता है, ठीक है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी विशिष्टता के साथ अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं, सुपीरियरिटी भी हो सकती है, इन्फीरियरिटी भी हो सकती है, तब वो एक अपनी अलग पहचान बना लेता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में उसकी विशेषता के साथ लोगों की जो अपनी पहचान होती है, अलग पहचान होती है, वो क्षेत्र विशेष क्षेत्र होता है और उस पर फॉलो करने वाले लोग क्षेत्रवाद के सिस्टम में आ जाते हैं। अब बात आई कि ये भौगोलिक का मतलब, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय भूखंड जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हिंदकुश पर्वत आपका उत्तर पश्चिम से लेकर के हिमालय से लेकर अराकान योमा म्यांमार तक अगर हम देखें तो बिल्कुल से अन्य दुनिया से अलग है। तीनों ओर से पर्वत घेरे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, और दक्षिण की ओर से आपका हिंद महासागर घेरे हुए है, जो अलग विशिष्ट पहचान दिलाता है भारतीय उपमहाद्वीप को। क्षेत्र विशेषता हो गई। ठीक है, यहाँ का अपना कल्चर डेवलप हुआ, अपने धर्म डेवलप हुए, ठीक है, अपने खाद्यान्न डेवलप हुए, अपना इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ। ये यहाँ की क्षेत्र की विशेषताएं रहीं, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक आप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, भारत में देखें हम तो भारत में आप देखेंगे कि बहुत प्रकार से भौगोलिक विभिन्नताएं आपको मिलती हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठारी इलाके हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदी का दोआब है, उपजाऊ इलाका, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बरसात ज़्यादा हो रही है, कोई समुंदर के किनारे का तट है। भौगोलिक क्षेत्र विशेषताएं हैं। भाषाई रूप में आप देखेंगे दुनिया की सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और भारत में तो कहावत भी है, कोस कोस पर बदले बानी, चार कोस पर वानी।
यहाँ पर कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर वाणी भी बदल जाती है भाषीय विविधताओं के लिए, और क्या कहा जाए। सांस्कृतिक विविधता में आप देखेंगे हर क्षेत्र की अपनी, पंजाबी कल्चर अलग है, ठीक है, पूर्वी बंगाली कल्चर अलग है, तमिल कल्चर अलग है, मराठी कल्चर अलग है, ठीक है। ये सब भाषाएं भी हैं, कल्चर भी हैं हर एक प्रकार से। राजनीति तो वर्तमान का परिणाम है। इन्हीं सब के कारण आप देखिए हर जगह की राजनीतिक डिमांड्स अलग होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं, राजनीतिक सामाजिक जो पूर्ति करनी है वो अलग अलग होती है। आर्थिक में देखिए समुद्र के किनारे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विदेशी व्यापार, लेकिन मध्य के इलाकों में नहीं, आर्थिक विषमताएं भी उत्पन्न होती हैं। कहीं पर उत्पादन का स्तर बहुत अच्छा है, कहीं पर उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यूनतम है, आर्थिक विशेषता में आ जाता है। तो इस प्रकार अगर भारत में भी देखा जाए, और साथ ही साथ एक मैं भूल गया, प्लस धार्मिक विशेषता, विश्व के सर्वाधिक धर्म, हर प्रकार के धर्म, हर एक धर्म यहाँ पर इस धर्मनिरपेक्ष देश में पाए जाते हैं और सभी फल फूल रहे हैं। पूरे विश्व की अपेक्षाकृत सबसे अच्छे ढंग से यहाँ पर सब लोग स्टेब्लिश हैं। यहाँ तक कि पारसी धर्म सिर्फ भारत में बचा है, बाकी पूरे विश्व से वो समाप्त हो चुका है। विविधताओं का देश है तो भारत में क्षेत्रवाद की बात तो होगी ही होगी, तो भारत में क्षेत्र की बात इसीलिए होती है। तमाम बातें हैं, सारे पॉजिटिव साइंस हैं कि हमारे पास इतनी विविधताएं हैं, लेकिन इनके कारणों में अगर हम जाएंगे तो जो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है, यह एक बुरे स्थिति में चला जाता है। जैसे कि भाषा में भिन्नता की वजह से आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। आप देखिए अभी भी गोरखालैंड की मांग की जाती है, यानी कि दार्जिलिंग के आसपास का क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय गोरखा लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी भाषा भी अलग है, जबकि उनका मुख्यालय कलकत्ता है। कलकत्ता में बंगाली भाषा बोली जाती है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो भाषाई विविधता, नए नए राज्यों की मांग किया, परिणाम आप जानते हैं, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया। तो ऐसी बहुत सी बातें, मतलब आप पढ़ते हैं रेगुलर क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद, लेकिन जब जरूरत इंडिविजुअल क्षेत्रवाद शब्द पर पड़ती है तब आप उसको सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इनको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, ठीक। कल्चर में भी आप देखें, रिचुअल्स में आप देखें, रीति रिवाजों में आप देखें, तमाम प्रकार के अंतर दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। अब आर्थिक पिछड़ेपन में भी आपने देखा, अभी बात हुई कि तटीय इलाकों की स्थिति अलग है, अंदरूनी इलाकों की स्थिति अलग है। गंगा यमुना के दोआब में उत्पादन बहुत अच्छा होता है। आप देखिए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बहुत अच्छा है। वहीं विदर्भ जैसा उपजाऊ इलाका सूखे के कारण आप देखते हैं लगातार वहाँ किसान आत्महत्या करते रहते हैं। ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ाता है, ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ाता है। राजनीतिक कारण में आप देखें तो राजनीति में जो क्षेत्रवाद की एंट्री हुई उसका कारण भी क्षेत्रवाद इस प्रकार बना कि हर एक स्थान विशेष की अपनी जरूरतें होती हैं जो राजनीतिक रूप से पूर्ति कराना चाहती हैं, चाहे वो औद्योगिक पिछड़ापन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शिक्षा का पिछड़ापन हो, कुछ भी हो, हम चाहते हैं सरकार उनकी पूर्ति करे। हम बहुत दूर बैठे हैं, दिल्ली हमसे दूर है, तो जाहिर सी बात है एक स्थानीय रूप में उस बात के लिए जिसकी जरूरत है मांग बढ़ती जाएगी, और मांग बढ़ती जाएगी तो क्षेत्रीय नेतागण भी जो है आगे निकल करके आएंगे अपने क्षेत्र विशेष की मांग के साथ। परिणाम क्या निकलेगा, धीरे धीरे हर क्षेत्र में अलग अलग नेता उभर करके आएंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रीय नेताओं का जन्म होगा, तो जब क्षेत्रीय नेताओं का जन्म होगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का भी जन्म होगा, राजनीतिक पार्टियों का भी जन्म होगा। और अगर प्रदेश के स्तर पर ले ले तो फिर प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दे भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से प्रादेशिक लेवल की क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक आपकी डेवलप होने लगती हैं, जो कि भारत में वर्तमान की स्थिति है। सैकड़ों आपकी जो है राज्य लेवल की जो है क्षेत्रीय पार्टियां हैं,
जो कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती हैं, राज्यसभा जो है चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती हैं, उनका पूरा हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, गठबंधन सरकारें बन रही हैं, तमाम ऐसे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से एक भारतीय कल्चर में भावनात्मक प्रेम है। हर कोई अपने क्षेत्र विशेष से विशेष प्रेम करता है, अपनी भाषा विशेष से, अपने कल्चर विशेष से, हर एक अपने धर्म विशेष से एक विशेष लगाव प्रेम होता है, जिससे भी क्षेत्रीयता की भावनाएं बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें बुराई कहाँ से शुरू होती है? बुराई शुरू होती है आर्थिक, मुख्य है आर्थिक कारण, जो कि आर्थिक राजनीतिक कारण बन जाता है, आर्थिक सामाजिक कारण बन जाता है। अब रोजी रोटी बिना तो जीवन चलेगा नहीं, तो उसके लिए पलायन शुरू होता है। पलायन के जरिए एक जगह से निकलकर दूसरे क्षेत्र में, जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाते हैं तो एक सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे को हम जानते हैं, नई भाषाओं से अवगत होते हैं, नए धर्म से अवगत होते हैं, नई कल्चर से अवगत होते हैं। आज आप देखिए टेम्स नदी के किनारे भी छठ पर्व मनाया जाता है, हडसन नदी के किनारे भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो बिहार का एक विशेष पर्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाने लगा, एक क्षेत्र से लोग निकले पलायन की, तो कितना वैश्विक समरसता आ रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ करके। धर्मों में आप देखिए तमाम विदेश के लोग आते हैं, यहाँ पर धार्मिक स्थानों की धार्मिक यात्राएं करते हैं, एक मानवीयता की भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन दुष्परिणाम प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पहला तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है राष्ट्रीय एकता को खतरा दिखना। हम अपने ही क्षेत्र की बात करेंगे, राष्ट्रीय जो है बात नहीं करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों को हम हाशिए पर कर देंगे, तो राष्ट्रीय एकता की भावना में कमी आने लगेगी और परिणाम उसका दुष्परिणाम में बदलता जाएगा। तो आज आप देखिए, पहले नेशनल पार्टी जो थी, आज भी जो हैं, उनका मुद्दा राष्ट्रीय होता है कि नेशन कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन जब उनके साथ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं तो वो कहती हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का पहले आप विकास करिए, तब। दोनों पहलू हैं, देश का विकास होगा तो क्षेत्र का भी विकास होगा। क्षेत्र वाले कहते हैं क्षेत्र का विकास कर दीजिए, देश का विकास स्वयं हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक अंतर्विरोध की भावना राजनीतिक रूप से बढ़ती जाती है। क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय नेता जीतते रहते हैं, जिनका राज्य की भी असेंबली में और सेंटर की भी असेंबली में पूरा हस्तक्षेप हो जाता है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जो हमारे मुद्दे हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं और राष्ट्रीय एकता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। अंतर्राज्यीय झगड़ों में वृद्धि होती है। जैसे जल के बंटवारे के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है, तमाम ऐसे जो है जल विवाद रहे हैं दक्षिण भारत में विशेष तौर पर, क्योंकि वहाँ पर मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं, नदियों में कम पानी होता है, सिंचाई की आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर विवाद बढ़ते रहते हैं कि नहीं हमारे स्टेट को चाहिए, नहीं हमारे स्टेट को चाहिए, जिसकी वजह से राजनैतिक विवाद भी बढ़ते हैं, सामाजिक विवाद भी बढ़ते हैं और लोगों के बीच दुर्भावनाएं पैदा होने से राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी अंतर्राज्यीय विवाद भी बढ़ने का कारण क्षेत्रवाद ही है। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक हानि होती है, क्षेत्रीय वाद विवाद में दंगे फसाद होते हैं, एक दूसरे से व्यापार को रोक लेते हैं, तमाम ऐसी बातों के होने की वजह से रेवेन्यू में भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों में भारी वृद्धि हो ही गई है, राष्ट्रीय दल कमजोर हो ही गए हैं। अब इसका समाधान क्या है? जो भारत विविधताओं में बसता है उसका समाधान क्या है? लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को और प्रबल करिए। उसके लिए 42वें संविधान संशोधन में आप देखिए स्पष्ट तौर पर 51A मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया, जिसका AB पार्ट, ABC सभी पार्ट ऐसे हैं जो राष्ट्रीय भावना को बल देते हैं कि राष्ट्रीय भावना को बल मिलना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में आप सुधार करिए, प्रेस की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दों को हवा न दे करके उनको डिमोलाइज करना चाहिए कि नहीं नहीं उचित क्या है,
उचित अनुचित का भेद वो बता सकते हैं। प्रेस की उचित भूमिका होनी चाहिए, अनुचित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सुशासन की स्थापना की जानी चाहिए और आर्थिक विकास को, सबसे जरूरी है आर्थिक विकास को संतुलित किया जाए, क्योंकि सारी जड़ें आर्थिक विकास में ही डिपेंड करती हैं। तो उसको संतुलित अगर आप करेंगे, संतुलित विकास होगा तो हमारे लिए रास्ते आसान होते चले जाएंगे। साथ ही साथ निष्पक्ष आयोगों के माध्यम से जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं उनको समाप्त किया जाना आवश्यक है, जल्द से जल्द समाप्त किया जाना आवश्यक है, तो उनको सुलझाइए। और राष्ट्रीय पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्राथमिकता दें, ताकि कहीं भी कोई स्पॉट ना बचने पाए, कोई धब्बे ना बचने पाए। ये छोटे छोटे धब्बे आगे चल करके नासूर का काम करते हैं, तो इनका सोल्यूशन राष्ट्रीय पार्टियों को भी सोचना चाहिए। यदि आप क्षेत्रवाद सही ढंग से क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करके विविधता में अपनी उन्नति का तलाश करेंगे, तो यह भी सत्य है कि राष्ट्रीय एकता भी उतनी ही मजबूत पैदा होगी। और यही सबसे बड़ी खासियत है भारत की, इस भारत की विविधता की, कि विविधता में एकता की मिसाल पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलती है भारत जैसी। तो आशा करता हूँ क्षेत्रवाद के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू आपको समझ में आए होंगे। मेंटेन करिए, निबंध में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा और आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ स्तर भी आपका क्या है, क्या आप डिबेट कर सकते हैं पॉजिटिवली, वो सारी बात। नेगेटिव डिबेट में पॉजिटिव डिबेट होती है कि उसका सोल्यूशन प्रस्तुत किया जाए। तो यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो सोल्यूशन आपके हाथ में होगा, कोई भी क्षेत्रीय मुद्दा हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हमारी आपकी मुलाकातें होती रहें, बातचीत होती रहे और ज्ञान की सीढ़ियों पर हम लोग चढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।